बचाया माँ का सम्मान। मेरे बगल वाले फ्लैट में हर समय शांति रहती थी। कभी भी रोमांच नहीं दिखता था। छवि दिन के 9 घंटे फैक्ट्री में सूत काटती। बाकी का समय मेरे घर डस्टिंग, खाना बनाने, बाजार से सौदा सुलभ आदि में बीत जाता। उसके हाथ पैर, मुंह, बाल बनाने का तरीका सब कुछ लड़कों की तरह लगता था। अपने काम से काम रखने वाला मर्दाना खुर्दापन हमेशा झांकता रहता था। जबकि माँ 45 की होने के बावजूद भी आंखों के रास्ते मन में बस जाती थी। कभी कभी समय निकालकर छवि मेरे पास आकर बैठ जाया करती थी। एक बार उसने मुझसे पूछा, आप अपनी कहानियों के जरिए पढ़ने वालों के मन में इतनी हलचल मचा देने वाले पात्र कहाँ से लाते हैं? सच, ये सब पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह तुम मिर्च मसाले मिलाकर सब्जी और दाल को स्वादिष्ट बनाते हो ना, उसी तरह हम भी रोज़मर्रा के जीवन में से पात्र ढूंढकर एक सुंदर सी कहानी बना देते हैं। पर मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है। है, ज़रूर है। बस फ़र्क इतना है कि या तो तुम अपनी कहानी सुनाना नहीं चाहती या जानकर भी अनजान बनी हुई हो। क्या है मेरी कहानी? पुश्तैनी जायदाद का मेरा हिस्सा भी बेच बाच कर मेरा भाई अमेरिका जा बसा। वहाँ एक अरबपति की बेटी से शादी कर ली। वो हमें भूल गया, हम उसे भूल गए। अब आप ही बताइए, ये भी कोई कहानी हुई? तुम्हारा भाई यहाँ होता तो उसकी कहानी बनती, लेकिन यहाँ तो तुम अपने भाई के नश्तर चुभे बाणों से घायल अपनी माँ को प्यार देकर उनकी ममता का ऋण किस्त दर किस्त चुका रही हो। अपनी विद्या का सदुपयोग करके 4 पैसे कमाती हो। बुरे काम करती तो मैं तुम्हें बुरी लड़की कहता। बस इसी तरह तो कहानी जन्म लेती है। ओ अंकिल, आप तो बिल्कुल अपने पेशेवर तरीके पर उतर आए, लेकिन मेरे साथ वो सब कुछ करने लगे जो आप अपनी कथा के पात्रों के साथ करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और वो अमित जो हर समय तेरे घर के चक्कर लगाता रहता है, लगाता है तो लगाता रहे। एक बार मैं पूरी बात समझा दी, अब कोई ना समझे तो मैं क्या करूं? जिसके पास पैसा और समय हो वो ही प्यार व्यार के चक्कर में पड़े। मेरे पास तो ना पैसा है और ना ही समय। सूत काटते काटते शक्ल मुरझा गई है, उंगलियों के पोर छिल गए हैं। अगर मैं लड़की बनी रही तो माँ की देखभाल कौन करेगा? उन्हीं दिनों छवि गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल से लौटकर वो सीधे मेरे घर आई। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। मैं उसे बेटी की तरह प्यार करता था। मैंने शर्मिंदगी से कहा, मैंने नहीं, सारा खर्च अमित ने किया है। जब उसे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला तो उसने मुझे एक भी पैसा खर्च करने नहीं दिया। सुनते ही छवि का चेहरा बदरंग हो गया। बोली, इसमें शर्मिंदगी जैसी क्या बात है? मुझे तो आपका आभार मानना चाहिए, वो तो मुझे बताएगा नहीं। आप उससे पूछकर सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे अमित के कितने पैसे देने हैं। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ पिघल रहा है। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, कैसी लड़की है तू? अब क्रेडिट वाउचर लेकर तू अमित के पैसों का भुगतान करेगी और फिर चैन की सांस लेगी? वो सिर झुकाए बैठी रही। बेटी, मैंने नहीं, प्रकृति ने तेरी कहानी का हिसाब बड़ी तेजी से लिखा है। अमित को चेक देकर उन पर काली स्याही मत फैला। कहीं ऐसा ना हो तेरा व्यवहार तेजाब बनकर करुणा, दया और ममता की बेल को ही जला डाले। 6 घंटे पहले छवि के माथे पर पसीने को बूंदें उभर आई थीं। आप ठीक कहते हैं अंकल, अमित भला आदमी है, हमारी ही फैक्ट्री में काम करता है। लेकिन जिस प्रकृति की आप बात कर रहे हैं ना, उसी ने अपने निष्ठुर हाथों से अमित जैसे लड़कों के प्रति कृतज्ञ होने की क्षमता मुझसे छीन ली है। छवि रोने को हो आई। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। छवि बहुत दिनों से मेरे पास नहीं आई। छवि की माँ रानी से पूछने पर पता चला बीमारी के कारण वो पेंडिंग काम को निपटाने में लगी रहती है। इसी कारण से वो रोज़ देर से घर आती है। उस दिन दशहरा था। हर दशहरे पर नया पैन खरीदा करता था। उस दिन भी मैं पैन खरीदकर दुकान से बाहर निकल रहा था। तभी मैंने अमित के साथ छवि को बाहर निकलते देखा। मन खुशी से भर उठा। घर लौटकर मैंने फ़ोन मिलाकर छवि को बुलाया। अपने बने बनाए नियम के अनुसार वो चौके में जाकर 2 कप चाय बना लाई। फिर बोली,
अंकल, उस दिन आपने कहा था ना कि ज़िंदगी के बही खाते में लेनदारी और देनदारी जैसा कुछ नहीं होता। शुक्र है तुझे कुछ तो समझ में आया। छवि की खुशी एकदम काफूर हो गई। अंकल, वैसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। तो फिर छिपाती क्यों हो? आपने माँ को तो देखा है ना, उम्र 40-45 से ऊपर नहीं है, लेकिन उनका मन 70-80 से भी ऊपर है। हमेशा सहमी सहमी रहती हैं। दिन में तो कुछ नहीं कहती, लेकिन रात में अक्सर बुदबुदाया करती हैं, अरु बिटिया, मुझे घर से ना निकालना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। माँ बड़े भाई हिमांशु को बहुत प्यार करती थी, मुझसे हमेशा नाराज़ रहती थी। कहती जन्म लेते ही अपने पिता को खा गई। हिमांशु पढ़ने में बहुत होशियार था। उसको इंजीनियरिंग और फिर एमबीए करवाने में माँ ने अपना सब कुछ लगा दिया। नौकरी मिलते ही हिमांशु ने अपना वीज़ा बनवाया और अमेरिका चला गया। वहीं एक अमेरिकी लड़की से शादी भी कर ली। कुछ समय बाद अमेरिका की नागरिकता मिलने के बाद अमित ने टिकट भेजकर हमें भी बुलवा लिया। माँ शुरू से ही भैया भाभी के साथ रहना नहीं चाह रही थी। बाद में मैंने भी महसूस किया कि हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मैंने ही उन्हें ज़बरदस्ती अमेरिका ले गई थी। ऐसी हालत में मैं ज़्यादा कह भी क्या सकती थी। भैया भाभी डब्बों में बंद ऊल जुलूल खाना खाते थे, रात में खूब नाचते गाते थे। हर समय ये घमा चौकड़ी देखकर माँ को हिस्टीरिया के रोगी की तरह चक्कर आने लगते थे। एक रात तो हद ही हो गई। भाभी के नीग्रो दोस्त रॉबर्ट ने दोनों हाथों से माँ को दबोच लिया। 6 फुट की हफ्सी की बाहों में माँ परकटे पंछी की तरह छटपटा रही थी और वो बेशर्मी से हंस रहा था। मैं इस हसीना को नहीं छोड़ूंगा, कल चाहे तुम लोग मुझे फांसी पर चढ़ा देना। माँ की रक्षा करने के बजाय भैया भाभी और उनके दोस्त तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे। दूसरे के दर्द पर इतनी खुशी मैंने उस दिन पहली बार देखी। मैंने आओ देखा ना ताओ, मेज पर पड़ा पीतल का गुलदस्ता उठाकर उस हफ्सी के सिर पर दे मारा। उसके माथे से खून की धार फूट पड़ी और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद हिमांशु ने हमें दिल्ली के 2 टिकट पकड़ाए और $500 देकर हमेशा हमेशा के लिए हमसे रिश्ता तोड़ लिया। मैं स्तब्ध था। मैंने उससे कहा, असल जीवन के पात्र कहानियों के पात्रों से भी कहीं ज़्यादा पेचीदा होते हैं। अपनी पत्नी के दोस्त द्वारा अपनी माँ का बलात्कार करवाना तो हैवानियत है जी, इसलिए अब आजीवन माँ का संरक्षक बनकर जीना ही मेरी नियति है। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे और अमित के साथ नहीं रह सकती? कहता तो अमित भी यही है, पर मेरा मन नहीं मानता। जब अपनी ही कोख जाई संतान, जिसकी खातिर माँ ने अपनी जेब का आखिरी सिक्का तक खर्च कर डाला, वो अपनी माँ को संभाल नहीं पाया, तो अमित तो पराया खून है। मुझे ऐसा लगा जैसे गले तक बना स्वेटर किसी ने उधेड़ कर रख दिया हो। इसके बाद और कई महीने बीत गए। एक शाम मैं पार्क में घूम रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे पुकारा, भाई साहब। मैंने मुड़कर उस व्यक्ति को देखा। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। सहसा मेरे मुंह से निकला, विनोद, तुम रामानंद के छोटे भाई हो ना तुम? ठीक पहचाना अंकल आपने। इसके बाद विनोद मुझे अपने घर ले गया। वहीं शाम की चाय और खाना भी खाया। रामानंद और मैं पक्के दोस्त थे। उसने पुलिस की नौकरी की और मैंने टीचिंग को अपनाया। विनोद ने बताया कि डाकुओं के साथ मुठभेड़ में रामानंद मारा गया। भैया की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के 2 साल बाद भाभी भी चल बसी। तब उनके दोनों बेटों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। तब तक मेरी उम्र 50 साल की हो गई, लेकिन अपनी शादी ब्याह की तरफ सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने लंदन में 3 साल तक काम किया, बढ़िया नौकरी की। 10,000 पाउंड मासिक, रहना, खाना, कार वगैरह का खर्च सब कंपनी उठाती थी। इतने सारे रुपयों का मैं क्या करता? सोचा दिल्ली आकर बुढ़ापा अपने भतीजे भतीजी के साथ काट लूँगा, पर यहाँ आकर पता चला सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं है। यहाँ कोई काम शुरू किया, अब कमाकर क्या करूँगा भाई साहब? जितनी राशि बैंक में पड़ी है उसके ब्याज से ही मेरा खर्च निकल आता है। मेरी दिली तमन्ना है कि मरने के बाद मेरी संपत्ति को दान में दे दिया जाए। मेरी बात मानोगे? बिल्कुल।
ज़िंदगी के हर मसले पर 100% मानूंगा। अगले दिन मैं छवि के घर गया। रानी मिली। छवि फैक्ट्री गई हुई थी। मैंने कहा, देखो बहन, मेरी उम्र 73 वर्ष है। आज हूँ कल ना भी हूँ। उम्र का लिहाज करते हुए एक बात कह रहा हूँ। कहिए, आपने कभी छवि की शादी के बारे में सोचा है? मगर वो मेरी सुनती कहाँ है। उसे आपकी हर समय चिंता रहती है। कहती है अगर मैंने शादी कर ली तो माँ का क्या होगा। रानी चुप रही। मैंने पूछा, वैसे आपको अमित कैसा लगा? माँ ने कहा, बहुत अच्छा लड़का है। मतलब छवि के लायक? जी बिल्कुल। छवि अपनी गृहस्थी बचाए उसके लिए एक त्याग कर सकती है। इस काम के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। कल मेरे साथ कचहरी चलिएगा। वादा करिए, जो मैं कहूँगा करिएगा, वरना छवि ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। रानी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, वादा। उस दिन शाम को मैंने विनोद को फ़ोन कर कहा कि वो दोपहर में कुलश्रेष्ठ वकील के चैम्बर में आकर मुझसे मिले। वादे के मुताबिक विनोद चैम्बर में पहुंचा तो मैंने उसके सामने सिविल मैरिज का प्रार्थना पत्र रख दिया और कहा, इस पर साइन करो। विनोद ने पूछा, किसकी शादी करवा रहे हो? तुम्हारी। किसके साथ? मैंने रानी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, रानी के साथ। प्रार्थना पत्र पर मैंने इसके हस्ताक्षर भी लिए हैं। यह आपका हुक्म है? हाँ, तुमने ही कहा था कि मैं जो कहूँगा तुम मानोगे। छवि को इन सब की कानो-कान खबर नहीं हुई। विनोद और रानी 1 महीने बाद विधिवत पति पत्नी बन गए। मैंने रानी से कहा, तुम अपने फ्लैट जाओगी और विनोद तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओगी। मैंने सब तय कर रखा था। 3 दिन बाद तुम दोनों को छवि का कन्यादान करना है। विदाई के समय मैंने छवि को गले लगाते हुए कहा, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे लिए बनाने वाले ने कोई कहानी नहीं बनाई। अब बताओ, कहानी बनी कि नहीं? छवि हाँ में सिर हिलाते हुए हंस दी। इस तरह छवि का संसार बसा और वो हमेशा के लिए अमित की हो गई और विदाई करके अमित के घर यानी अपने ससुराल चली गई। तो ये थी छवि की कहानी। किस तरह एक बेटी ने त्याग किया अपनी ज़िंदगी का अपनी माँ के खातिर और उसके सम्मान की रक्षा की। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही इंटरटेनिंग, मनोरंजक और दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।